नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें नाज़रीन गिरामी। और आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो अहम तरीन मसला है, और एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो मुसलमानों की मुँह भर्राई करती है, और न जाने एक ही झूठ को कितनी बार बार बोला जा रहा है, इतनी बार बोला जा रहा है बीजेपी के लीडरान की जानिब से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए गैर मुस्लिमों के प्रॉपर्टी को मुसलमानों को दिए जाने की झूठी बातें लगातार अलग अलग अंदाज में बयान की जा रही है। बीजेपी के वज़रा, अब देखिए यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने किस तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हुए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बोलते हुए, नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हुए किस तरह से इस वक्त 55% प्रॉपर्टी जो है वो दूसरों की होगी। न जाने क्या क्या कहानी और क्या क्या इस वक्त सुनाई जा रही है, और मुसलमानों के नाम से ही ऐसा लगता है कि बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है। पहले अनुराग ठाकुर को कि इस बयान को जो इस वक्त झूठ बार बार बोला जा रहा है, जिसको पीएम मोदी ने शुरू किया था, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अभी तक तो अभी 5 फेज़ के अभी इलेक्शंस बाकी हैं। नफरत का क्या माहौल होगा अभी अगले आने वाले दिनों में, ये वक्त ही बताएगा। पहले अनुराग ठाकुर के इस बयान को सुन लें, लेकिन उसके बाद में आपको हकीकत में कांग्रेस मुसलमानों के साथ क्या कर रही है वो मैं खबर सुनाता हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। तय आपको करना है, यह टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस के साथ जाना है या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाना है। यह तय आपको करना है, संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमान को मिले। हमने मुसलमानों को पूरे हक दिए, बराबर दिए, कोई कमी नहीं रखी। पक्का मकान, शौचालय, गैस सिलेंडर से लेकर अनाज सब दिया, लेकिन हमने धर्म के नाम पर नहीं दिया। उसका अधिकार था, उसको वो दिया। यह तो आपकी संतान का अधिकार है, आपके वर्षों की कमाई, उसकी कमाई उसको मिलनी चाहिए। आप टैक्स देते हैं, देश का विकास होता है, देश का कल्याण होता है, गरीब का कल्याण होता है। लेकिन अगर आपकी कमाई का पैसा वो ले जाएंगे। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले कानून था कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति देश के खजाने में जानी थी 55%। लेकिन राजीव गांधी जी ने बदल दिया कानून, अपनी संपत्ति बचा ली। अब राहुल गांधी ने शादी नहीं की तो बोला आपके बच्चों की संपत्ति ले ली जाए। भाई, गांधी परिवार को जब जो सूट करता है वो करते हैं। लेकिन तो ये बीजेपी कहती है नाज़रीन गिरामी, बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की मुँह भर्राई करती है और इस नाम पे गैरों की वोट लेकर के भाग जाती है। नुकसान किसका है? मुसलमानों का। कांग्रेस मुसलमानों के लिए क्या करती है? कांग्रेस को मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए, उसको मुस्लिम क़ियादत नहीं चाहिए। ये इल्ज़ामात पहले से लगते आए हैं कांग्रेस पर। अब ये मुद्दा और बढ़ गया, और कब बढ़ गया? जब जो है महाराष्ट्र में एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी गई। नसीम खान, जो एक अहम तरीन चेहरा माना जाता है मुंबई में, आरिफ नसीम खान, कांग्रेस की सीनियर लीडरान में शुमार होता है, और ये तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र में मुख्तलिफ जो है इलाकों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इन्होंने
मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए मुसलमानों को महाराष्ट्र में क्या फ़ायदा पहुंचाया उसकी तो मुझे इत्तलात नहीं है। इसलिए कि अक्सर जितने भी कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान होते हैं वो मुसलमानों को तो फ़ायदा पहुंचाते नहीं। ये भी एक दूसरा बड़ा नुकसान है कांग्रेस का, कांग्रेस में। इसलिए कि जिस तरह बीजेपी कांग्रेस और मुसलमानों की दोस्ती, यारी और फ़वाइद बता कर के गैरों के या गैर मुस्लिम भाइयों के वोटों को अपने यहाँ बटोरती है, इसमें नुकसान चारों तरफ से हो, चाहे कांग्रेस में हो या कांग्रेस से बाहर हो, नुकसान मुसलमानों का ही। वहां यह कह करके धोखा दिया जाता है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और खुद कांग्रेस में मुसलमानों की हालत ऐसी है कि यहां पर मुकम्मल तौर पर कांग्रेस के साथ मुसलमानों की वफादारी के बावजूद कुछ भी नहीं मिलता। अब आप अंदाजा लगाएं कि महाराष्ट्र में जुमला 48 लोकसभा पार्लिमानी हलके हैं। कितने? 48। और इन 48 में एक भी, वो चाहे महाविकास आघाड़ी की जानिब से हो या कांग्रेस की जानिब से हो, मुसलमानों को सीट नहीं मिली है। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएं? यानी मतलब यह है कि बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस को मुसलमानों की दोस्त या जो कुछ भी है बता करके गैर मुस्लिम भाइयों के वोट को अपने करीब करे और गैर मुस्लिम भाइयों के ही वोट खराब ना हो, जिनकी मामूली सी फीसद जो है कांग्रेस को जिसकी फीसद वोट आते हैं, वो पूरे मुसलमानों के साथ ऐसी बर्ताव इख्तियार करता है। नहीं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है कांग्रेस के अलावा, आप जितना भी एहतिजाज कर लो हम आपकी क़ियादत को मानेंगे नहीं, आपको कुछ देंगे नहीं। अभी कर्नाटक में भी सिर्फ एक सीट देने की वजह से जाहिर सी बात है कि अब चूंकि हालात ऐसे नहीं हैं, इस पर बहस किया जाए, इस पर तबसरा किया जाए, जिसकी वजह से जो है सेकुलर वोट बट जाए, इस वजह से मुसलमान खामोश हैं और एक तरफा तौर पर मुत्तहिद होकर इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरे इखलास के साथ काम किया जा रहा था कांग्रेस के लिए, अब महाराष्ट्र में उठने वाली इस आग ने आगे के इलेक्शन में कांग्रेस के लिए क्या रुख इख्तियार करता है, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए कि अब नेशनल मीडिया भी इस मुद्दे को लेकर के बड़े पैमाने पर चलाने लगा है। वजह उसकी यह है कि जैसे ही यहाँ पर 48 लोकसभा पार्लिमानी हलकों में एक भी टिकट नहीं दी गई तो एमआईएम के लीडरान सामने आकर के खुल करके बोलने लगे। यहाँ तक कि महाविकास आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने भी इस मामले को उठाया है। और कैसे उठाया है? उन्होंने इस मौके पर बहुत सारी बात कही और उन्होंने कहा कि जो है बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ आवाम हैं और बंगाल तो जो है ममता बनर्जी के करीब है और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी के फेवर में लोग नहीं हैं और जो है 400 प्लस का जो इस वक्त बीजेपी की जानिब से दावा किया जा रहा है वो 200 सीट्स भी हासिल नहीं कर रहेंगे और सट्टा बाजार भी यही कह रहा है। ये कहते हुए उन्होंने जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी वहीं पर उन्होंने आखिर में मुसलमानों को टिकट ना दिए जाने पर भी तशवीश का इजहार किया है और मुख्तलिफ लीडरान की इस बयानात को इस वक्त दिखाते हुए नेशनल मीडिया में लगातार मुसलमानों के साथ किस तरह से खींचातानी हो रही है, उनके वोटों का किस तरह इस्तेहसाल हो रहा है और बीजेपी मुसलमानों से डरा करके हिंदुओं के वोट कैसे बटोरती है और खुद जो है हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस अपने ही लीडरान को नीचे सतह की जो है उनको औकात बताने की कोशिश करती है। ये कहते हुए इस वक्त सोशल मीडिया में तबसरे शुरू हो चुके हैं। इस वजह से जो है महसूस यही किया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया में वो मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग लोगों के तबसरे पढ़ने को जो मिल रहे हैं, इससे महसूस होता है कि आगे जाकर के जो इत्तेहाद का मुजाहरा मुसलमानों की जानिब से कांग्रेस को या इंडिया इत्तेहाद को जिताने की कोशिश हो रही थी उसमें कहीं दरारें ना आ जाए, इस बात का भी जो है शिबा जाहिर किया जा रहा है। आप देखिए क्या कह रहे हैं जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब। देखिए, बंगाल जो है वो ममता बनर्जी की ओर जा रहा है, बिहार जो है वो नीतीश के खिलाफ जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में भी माहौल बीजेपी के साथ में नहीं है, ऐसी परिस्थिति है।
महाराष्ट्र में भी परिस्थिति बीजेपी के साथ में नहीं है, तो इसलिए उनका जो नारा था 400 पार, वो अब हमने पहले भी कहा था कि नहीं है, अभी भी नहीं है, मुश्किल है उनको क्रॉस करना। देखिए जो असली एनालिसिस करने वाले जो है वो कभी भी बीजेपी को 200 से ऊपर नहीं दे रहे थे, और अगर सट्टा बाजार अगर हम लोग देखें तो ड्रास्टिकली नीचे आ रहा है। तो सट्टा बाजार एक इंडिकेशन ऐसा मैं मान के चलता हूं। जो हमने 2014 की बात की, 19 की बात की, जो हमने मोदी लहर देखा था, ये 2014 ये जब मोदी लहर है ही नहीं मेरे ख्याल से। बहुत सारे जगह पे मोदी जी की पहले मीटिंग है कि यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, और फिर दिखाई देता है कि वहां मीटिंग हुई नहीं है। तो जो अंदर की खबर मिल रही है कि उम्मीदवार ही मोदी की मीटिंग को टाल रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग वैसे निकल जाते हैं। वो इंडिकेशन है कि लोग अभी जो है मोदी से कंटाल गए। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि बदलाव होगा 2024 में? जो बदलाव होगा ऐसा दिखाई दे। बनी जो दावा करे कि हालांकि, लेकिन इंडिया अलायंस देखिए प्राइम मिनिस्टर का फेस जो है वो चेंज होगा, इतना मैं कहूंगा। अच्छा, लेकिन सरकार किसकी आएगी सर? फिर आप कह रहे हैं कि देखिए सरकार किसकी आएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इंक्वायरी के अंदर जितने नेता है वो अपने आप को बचाने की राजनीति करेंगे, और उस पर डिपेंड होगा कि सरकार कौन सी आएगी, किसकी आएगी। जो इंडिया अलायंस दावा कर रहा है कि वो भी, हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपनी सभा में कहा है कि इंडिया अलायंस जो है 300 पार के करीब लेके आएंगे और उनकी सरकार बनेगी, क्या आपको लगता है? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। इंडिया अलायंस के साथ हालांकि मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। हमने देखा, महाराष्ट्र की बात करते हैं, कांग्रेस नसीम खान जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्टार प्रचारक से। किस तरह से? हालांकि वर्षा गायकवाड़ जो है जहां साउथ सेंट्रल से लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको साउथ सेंट्रल ना देके नॉर्थ सेंट्रल दिया गया, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? तो वही कांग्रेस की कमजोरी है, मैंने जो हम लोग को दिखाई दे रही थी। कांग्रेस की कमजोरी है कि वो ठीक ढंग से बार्गेनिंग नहीं कर पाए, और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज है, ऐसे दिखाई देते अभी उसी से। इसलिए हम लोग कांग्रेस के निचले के जो कार्यकर्ता है उनसे कह रहे हैं कि भैया लोकसभा गई, अभी छोड़ दो उसको, विधानसभा में दोनों मिलकर ये अभी से ही शुरुआत कर लो। तो कई कांग्रेस के नेता जो है वो हम लोग को इंटरनली मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना ये कहना आपका कि कांग्रेस में वर्चस्व था पूरे देश में, वो खत्म हो रहा है धीरे-धीरे? दोनों का खत्म हो रहा है, बीजेपी का भी खत्म हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का भी खत्म हो रहा है। अब ऐसा है कि कांग्रेस 46 से ऊपर आई तो यही होगा कि उनका वर्चस्व बढ़ गया, ऐसी परिस्थिति होगी उसको। बात करते महाराष्ट्र की, जैसे हमने देखा सीट शेयरिंग की बात करी, महायुति हो या एनडीए की सीट किस तरह से देख रहे कि उनके ही नेता में बगावत दिख रही है कई सीट पे जहां कांग्रेस दावा करते थे? क्या आने वाले चुनाव या आने वाले समय में ये तीनों पार्टी एक साथ लड़ेगी, आपको दिख रहा है? जिस तरह से माहौल अभी ठीक है, मुझे दोनों गठबंधन जो है वो साथ लड़ेंगे ऐसा मुझे नहीं दिखता है। उनके पार्टियां अलग अलग लड़ेगी ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब एकनाथ शिंदे है वो अलग लड़ सकता है, उसके बाद में अजित पवार अलग लड़ेगा, बीजेपी अलग लड़ेगी, यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे अलग लड़ेंगे, एनसीपी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगा, सब अलग लड़ेंगे, सब अलग अलग लड़ेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो इंडिया अलायंस बनाया गया सर, उसका क्या सर? बीजेपी से हालांकि वो मैंने कहा आप उनसे ही पूछे उनका अलायंस का क्या होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकूंगा उस पर। नसीम खान की बात करते हैं, नसीम खान जो है स्टार प्रचारक थे, उन्होंने छोड़ दिया। इम्तियाज जलील एमआईएम के हैं, उन्होंने उनको ऑफर दिया अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का। सर क्या आप भी ऑफर देना चाहेंगे? हालांकि आपने भी अपनी मुंबई से उम्मीदवार घोषित नहीं किया अभी तक। दीदी सवाल ऐसा है कि हमारे उम्मीदवार जो है वो हम लोगों ने चयन करके रखे, काम कर रहे हैं। 2 दिन में हम लोग उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 2 दिन में? हाँ सर हालांकि चर्चा ये भी, आज सुबह अबू आजमी जो है वो बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है, जो सिर्फ 48 सीटें कांग्रेस महाराष्ट्र में लोकसभा की, उसमें से किसी भी एक
चेहरे मुस्लिम चेहरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये अभी रिपीट ऐसा ही वोट पाने के लिए सवाल ऐसा ही, ये अभी कह रहे हैं, हम लोग तो बहुत पहले ही कर रहे थे कि भैया कांग्रेस मुसलमानों को देगी नहीं। अब ऐसा है कि कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है, ये मेरे ख्याल से मुस्लिम लीडरशिप ने कांग्रेस लीडरशिप को पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं दे रहे हो करके। सर, घोषणा पत्र की बात करते हैं, आपने बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा है, कांग्रेस की घोषणा पत्र में क्या कहना चाहेंगे इस पे, जिस प्रकार से मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि हमने जो 49 प्रोग्राम एमबीए को दिया था वही उसी में बड़े पैमाने पे है, वही है, तो उसमें करने की क्या बात है, कुछ है ही नहीं नया उसमें। ठाकरे भी घोषणा पत्र जारी किया था, हमने देखा था एनसीपी ने यशवंतराव चौहान को भारत रत्न देने की बात की। वहीं वीर सावरकर की बात करें, उन्होंने कहीं भी अपने घोषणा पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात की, लेकिन हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है हमेशा उनकी पार्टी के नेता जो है वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र में कहीं दिखा नहीं। किस तरह से देख रहे हैं सर आप, क्या वो दिखावा आप ऐसा उसको उस इश्यू को अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं ले आए? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जवाब जो है वो उद्धव ठाकरे दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं इंक्लूड किया अपने घोषणा पत्र में। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है, हमको हकीकत से भी आंखें मूंदना नहीं चाहिए। ये बात अलग है कि इस वक्त सेकुलर की जितनी भी ताकतें हैं उसको मजबूत करना है, लेकिन मजबूत करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम अपनी शनाख्त ही भूल जाएं और अपनी शनाख्त खुद अपने हाथों से बर्बाद ना कर लें। ये इस वक्त तबसरे खुल कर के लोग लिख भी रहे हैं और उस पर खुल कर के लोग बोल भी रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है वोट को, आपके वोट को कोई और डाल करके चला, एक आम आदमी है और उसके नाम से कोई वोट डाल करके चला जाए, ऐसा होता है। लेकिन केरला में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के, सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके वोट को किसी और ने, बल्कि औरत ने डाल करके चली गई, जिसकी वजह से शिकायत दर्ज की गई है। वोट देने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाने में नाकाम होने से साबिक चीफ सेक्रेटरी व मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर केरला पिनराई विजयन के यम अब्राहम को बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि उन्हें बताया गया कि उनके शनाख्ती कार्ड के नंबर पर वोट डाल दिया गया है। इंतखाबी अहदेदारों ने इस बारे में जांच की तो पता चला कि किसी खातून ने इस नंबर पर वोट डाली है, क्योंकि फहरिस्त राय दहिंदगान में खातून का नाम दर्ज था। हैरतज़दा अब्राहम को बगैर वोट डाले वापस लौटना पड़ा, ताहम उन्होंने तिरुवनंतपुरम कलेक्टर ऑफिस में वाक़ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है कि किस तरह आपके वोट कोई और डाल करके चलाया जाता है। किराया अदा न करने पर मकान मालिक ने ईएसआई अस्पताल को मुकफ्फल कर देने की वजह से खबर सुर्खियों में आई। मामला तेलंगाना के नलगुंडा जिले के मरियाल गुड्डा में वाक़ ईएसआई अस्पताल को मुकफ्फल कर देने के बाद सामने आया। जाहिर सी बात है नाज़रीन, हॉस्पिटल एक मरीजों को तिब्बी खिदमात पहुँचाए जाने का एक ज़रिया होता है और जाहिर सी बात है डॉक्टरों से लोग जो है जुड़े होते हैं। ऐसे में जो है ये को किराया ना अदा करने की वजह से जो है वो मुकफ्फल करने के बाद ये खबर अचानक सुर्खियों में। वजह इसकी है कि मरीज़ जो यहाँ आते थे वो जो है यहाँ से डॉक्टर के ना होने की वजह से परेशान होते नज़र आ रहे थे। नाज़रीन गिरामी, हादिसात का सिलसिला लगातार जारी। आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में हमने दिखाया था कि कुदरती आफत की वजह से जम्मू कश्मीर के रामबन में क्या सूरत हाल बनी थी। अब जो है बस में आग लगने की, और वो भी मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर, चलती बस पर जिसमें मुसाफिर थे, ये खबर सामने आ रही है। इस बस में 36 मुसाफिर सवार थे। मालूमात के मुताबिक निजी कंपनी की बस मुंबई से पुणे जा रही थी। जैसी बस वडगांव पुलिस स्टेशन के तहत आधेगांव पहुंची, उसका टायर फट गया था और टायर फटती जो है देखते ही देखते पूरी बस आग के जद में आ गई। इसके अलावा बस में शॉर्ट सर्किट भी हुआ था। शॉर्ट सर्किट के बायस बस में ज़बरदस्त आग लगी। आग लगते ही बस में मौजूद तमाम मुसाफिर बाहर निकल आए
तमाम मुसाफिर महफूज हैं। ये वाक़या हफ्ते की सुबह पेश आया था। बस में आग लगने की इत्तला मिलती IRB पेट्रोलिंग, देवदूत मिशन, डेल्टा फोर्स, वडगांव ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच करके इस सिलसिले में जो है हालात काबू करने की कोशिश की और आग पर काबू। ज़े किस्मत इस वक्त जो है कोई भी मुसाफिर इसमें ज़ख्मी नहीं हुआ है, लेकिन जो सूरत हाल और जिस तेज़ी के साथ आग बस में लगी उसको देख करके अलग ही तरह के राय कायम किए जा रहे थे। इसी तरह का नाज़रीन गिरामी सड़क हादसा का मामला बेंगलुरु से भी पेश आया। बेंगलुरु में एक एम्बुलेंस ने लगातार कई गाड़ियों से टकरा करके जो है नुकसान पहुंचाने का बाइस बनी है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जो है 3 कार और 1 बाइक से सिलसिलावार इस एम्बुलेंस ने टक्कर मारी है। अब इस हादसे में बाइक सवार के जख्मी होने की खबरें जहां आई हैं, ये बताया जाए नाज़रीन गिरामी कि ये मामला कल रात में पेश आया था, जब सुमंत नामी एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो मार्केट से गुड्डदहल्ली की जानिब जा रहा था। इसी दरमियान में उसके हाथों से जो है बेकाबू हो गई। इस दरमियान में बाइक से टकराए, बाइक से टकराने के बाद फिर वहां खड़े हुई दीगर कारों से टकराना शुरू हुआ। कार में मौजूद एक 4 साल हामिला औरत भी जो है इस हादसे में पूरी तरह से बच गई है और इतना खतरनाक सड़क हादसा होने के बावजूद किसी भी तरह के जानी नुकसान ना होने की वजह से लोग जो है शुक्र अदा करने लगे। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के राबिता दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने ऐलान किया है कि जनूबी गज़ा की पट्टी के शहर खान यूनिस के नासरिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बरामद होने वाली 392 लाशों में से सिर्फ 165 लाशों की शनाख्त हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि अब तक सामने आने वाली लाशों से पता चला है कि इनमें से 20 को इसराइली जालिम दहशतगर्द सेहूनी गुंडों ने और इन जहन्नमी कुत्तों ने जिंदा हालत में मनो मिट्टी के नीचे 20 जो है आदमियों को दफन कर दिया था। जुल्म और सितम की क्या हदें हो सकती हैं नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा रखा है। एक तो मारा जा रहा है, फांसी लगाई जा रही है और टॉर्चर करने की ऐसी तस्वीरें सामने हैं कि जिसको एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में अगर 20 आम लोगों को जिंदा दफन कर दिया गया है मनो मिट्टी तले, तो आप उस तकलीफ का अंदाज़ा लगाएं। और इस दहशतगर्द फौज की गैर इंसानी हरकत कहें या शैतानियत करें या दहशतगर्दी की इंतहा या हैवानियत की इंतहा क्या हो सकती है, आप अंदाज़ा लगाएं। लगातार हॉस्पिटल्स में मौजूद लोगों को, वहाँ की ख़वातीन को, नर्सेस को, बीमारों को बेइंतहा तकलीफ़ पहुँचा करके मौत के घाट उतारा है इन जालिम दहशतगर्द इसराइलियों ने। अब आगे जाते जाते जो तफसीलात आती जाएंगी अक़वाम मुत्तहिदा से, जो तहक़ीक़ात इस वक्त हो रही है, लाशों को निकालने का जो सिलसिला जारी है, उसके बाद न जाने और किस तरह भयानक इनकी हैवानियत की तस्वीरें, इनकी हैवानियत की दास्तान सामने आएंगी नाज़रीन। उधर गज़ा में एक और सहाफ़ी के शहीद होने की खबरें आ रही है, जिसके बाद जो है 141 जुमला जो इस वक्त गज़ा पट्टी में हमले शुरू हुए हैं जालिम दहशत सेहूनियों के, उसमें जुमला जो सहाफ़ियों की शहादत की या मरने वालों की जो तादाद है वो 141 को पहुँच चुकी है 7 अक्टूबर के बाद से शुरू होने वाले हमले में। इधर नाज़रीन गिरामी, एक तो जालिम दहशतगर्दी इसराइली फ़ौजियों की दहशतगर्दी, उनकी हैवानियत है, तो दूसरी जानिब कुदरती तौर पर भी इस वक्त एक तो हमने लोगों ने वो खबरें सुनी थी कि भूख से निढाल बच्चों ने किस तरह जान छोड़ी। अब जो है गैर मामूली गर्मी की लहर की वजह से 2 बच्चों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं गज़ा की पट्टी से। और ये खबर देने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वॉर्स एजेंसी बराए फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीन UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लाज़ारिनी ने इस बात का इंकिशाफ किया कि गज़ा की पट्टी में गुज़िश्ता दिनों गर्मी की लहर के बायस कम अज़ कम 2 बच्चों की मौत हुई है। तो नाज़रीन गिरामी, ये गज़ा की पट्टी की ज़मीनी सूरत हाल है कि किस तरह से जो है ऊपर से तैयारे, जालिम दहशतगर्द सेहूनी गुंडे, ऊपर से जो है भूख और फिर ये गर्मी की शदीद लहर, क्या सूरत हाल है। एक दिन दहाड़े यहाँ गज़ा की पट्टी में इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। उसकी ताज़ा मिसाल अगर आपको देखना है तो गज़ा की पट्टी है। तरफ भूख है, बीमारों के लिए कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, पानी नहीं है, और फिर गर्मी की लहर ऐसी कि जो है इसमें बच्चे शहीद हो रहे हैं। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, आज एक खबर आई है अहमदाबाद से। गुजरात के अंडर ऑपरेशन प्रयागशाला नामी एक ऑपरेशन चल रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से। गुजरात पुलिस भी इसमें शामिल है। इसने छापामार कार्रवाई कर रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों में। अब बताया जा रहा है कि राजस्थान में लगभग 300 करोड़ की मंशियात, जिसका नाम मेफेड्रोन कहा जाता है, वो जब्त कर लिया गया है। और ये वो कारखाने जहां पर इस लिक्विड को तैयार किया जाता है,
या पाउडर को तैयार किया जाता है, वो वहाँ पर जो छापामार कार्रवाई चल रही है। नाज़रीन गिरामी, मेफेड्रोन यानी कि यूँ समझिए कि ड्रग्स को मिला करके, मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात को मिला करके ये पाउडर की शक्ल में या लिक्विड के पानी की शक्ल में जो है इसको बनाया जाता है और इसको नौजवान नस्लों में इस नशा आम हो चुका है। उसी तरह की जो है इस वक्त ये अलग अलग कारखाने चल रहे थे, कितने बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं देखिए, और वो भी बड़ी बड़ी जगहों में 300 करोड़ रुपए का ये अगर इन्होंने जब्त किया है और टोटल 149 केजी मेफेड्रोन और 50 किलो जो है वो एफिड्राइन और 200 लीटर एस्टोन, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो इस तरह की मंशियात को बनाने में काम में आती हैं और सब कीमती होती है। और ये पूरी की पूरी इस वक्त जो मंशियात जब्त कर ली गई है 300 करोड़ की है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और राजस्थान में, गुजरात में और भी मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ भी ये कारखाने हैं उन पर जो है छापामार कार्रवाई करके इस वक्त एनसीबी जो है कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारी कर रही है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौजवान नस्लों के खून में इस वक्त मंशियात को आम करने के लिए, ड्रग्स को आम करने के लिए किस किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, और वो भी पुलिस की नाक के सामने कहें या फिर इतनी तरह की जो एजेंसियां हैं जो इसके लिए, इसको रोकने के लिए बनाई गई हैं, उनके नाक के नीचे ये सारा कुछ चल रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।